अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर अति लघु उत्तरीय थोड़ा मजाक वाली बात है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 1 का है, फिर 4 का है, फिर 5 का है, फिर 7 का है। ये क्या है? अंक है, तो 1 से एकदम से बड़ी जंप हो रही है और 4 से 5 में एक ही अंक की जंप हो रही है, जबकि जो शब्द हैं वो आपको बहुत ज़्यादा लिखने पड़ जाते हैं। 5 में 50 शब्दों में आप लिख रहे होते हो, 4 में 25 शब्दों में लिख रहे होते हो। कोई बात नहीं, अपना अपना है, सब अलग अलग बोर्ड्स का अलग अलग सीन है, कोई बात नहीं, चलते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शक अर्थशास्त्र में उपयुक्त उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, हम लोगों ने जो भी आंसर्स लिखे हुए हैं काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। आप लोगों को क्या समझना है कि आप लोगों के लिए 4 अंक का अगर आया और अति लघु उत्तरीय है तो 25 शब्दों में आपको लिख करके आना है। ठीक, तो हम लोगों ने जो बनाया हुआ है वो ज़्यादा विधिवत उत्तर लिखा हुआ है। आप उतना नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन होता क्या है, सकारात्मक में क्या होता है? सकारात्मक में होता है आंकड़ों की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? आंकड़ों की। अच्छा, और आदर्शक में क्या होता है? आदर्शक में होता है क्या होना चाहिए, विचार होते हैं, अर्थशास्त्रियों के अपने विचार होते हैं, बेटर ऑप्शंस को ढूंढने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर बात होती है आंकड़ों की, बस यही मेन अंतर है। ठीक, तो क्या क्या है, जैसे कि आप समझ लीजिए, तथ्यों और आंकड़ों को सत्यता के लिए जांचा जा सकता है। कब? जब सकारात्मक की बात करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक, आदर्शात्मक को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या उसको बोलते हैं? नॉर्मेटिव, इंग्लिश में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसलिए इनकी सत्यता को जांचा नहीं जा सकता ठीक से। आ रही बात समझ में? ठीक, इनका था क्या था, फैक्ट है, एक आंकड़ा है, क्या होगा ये भी आंकड़ा है। ठीक, लेकिन क्या होना चाहिए इसकी बात कब की जाती है? जब हम लोग आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तो बस ये है। अब जैसे उदाहरण क्या है, भारत की 22% जनसंख्या निरपेक्ष रूप से गरीब है, यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी है भारत में। कितना? 22% पॉपुलेशन में। तो ये एक फैक्ट है, एक तथ्य है। तो ये क्या हो गया आपका? सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस तरह का वाक्य आएगा सुनने में। ठीक, अच्छा, अब मनरेगा। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक दिन देश में बेरोजगारी की समस्या का अंत करेगा। अब इसकी जांच कैसे कर पाओगे? आप कहोगे यहाँ पे चाहिए तो लिखा नहीं है। भाई, ये एक ऐसा विचार है, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो आपके आदर्शात्मक के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, अच्छा, आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। मांग से क्या अभिप्राय है? वाह, इतना आसान प्रश्न। बाजार मांग का आशय स्पष्ट कीजिए। मांग क्या होती है? हम लोग 2 चीजें लेकर के चलते हैं कि वस्तुओं के दिए गए मूल्य, यानी कि जो वस्तुओं का मूल्य है वो फिक्स्ड है, और जो भी उपभोक्ता है उसकी आय भी फिक्स्ड है, यानी कि निश्चित आय है और दिए गए वस्तुओं का मूल्य फिक्स्ड है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की जो मात्रा खरीदने की इच्छा प्रकट की जाती है और खरीदने में समर्थता जताई जाती है। क्या है? इच्छुक और समर्थ। ऐसा नहीं कि इच्छा तो मेरी है BMW गाड़ी खरीदने की, लेकिन मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो अगर मैं समर्थ नहीं हूँ वो काम करने में, सामर्थ्यशाली नहीं हूँ, तो फिर उसको मांग नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग थोड़ा सा क्रूर सिस्टम की बात करते हैं। क्रूर समझते हैं क्या? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। यहाँ पर आपको बाजार में चीजें खरीदने को मिलेंगी। ठीक है, तो मांग से क्या अभिप्राय हो गया? वस्तु की मात्रा, जैसे एक उपभोक्ता वस्तु के दिए गए मूल्य और किसी निश्चित आय पर खरीदने के लिए इच्छुक और समर्थ है, उसे उस वस्तु की मांग कहते हैं। बस हो गया, इतनी सी बात। अच्छा, आगे क्या बात है? आगे है बाजार मांग की बात भी करनी है। तो बाजार मांग में आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल समेशन यानी कि समस्तरीय संकलन की बात की थी। समस्तरीय समाकलन भी इसको बोला करते हैं। क्या हो जाता है? सारे उपभोक्ताओं का आपने मांग वक्र लिया, सबको हॉरिजॉन्टल यानी कि समस्तरीय जोड़ दिया, तो आपको बाजार मांग मिल जाती है। अब जिसको समझ में नहीं आया वो सोचेगा क्या बता दिया सर ने, तो आराम से फिर से सुन लो। यहाँ पर क्या है? बाजार मांग, मान लीजिए बाजार में 2 ही लोग हैं, आप हो और मैं हूं। आपको 10 रुपए पर, कितने पे? 10 रुपए पे आप 2 क्रिकेट गेंद खरीद सकते हो। ठीक, और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बोलता हूँ 10 रुपए होगा तो मैं एक ही खरीद पाऊंगा। अच्छा, बाजार में कितने लोग हैं? उपभोक्ता 2, एक आप एक मैं, दोनों मिला के कितना खरीद सकते हैं? 3। तो पूरा बाजार 3 खरीद पा रहा है। बस, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्राइस आपका ये था, इधर हम लोग प्राइस दिखाते हैं, इधर हम लोग डिमांड दिखाते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड होता है एक्चुअली। इधर भी प्राइस है, इधर क्वांटिटी डिमांडेड है। ये आपका बाजार में हो जाएगा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्या हुआ? 10 तो यहाँ पर भी है, 10 ही यहाँ पर भी है, तो बाजार में भी 10 ही रुपए की बात की जा रही है ना, लेकिन क्वांटिटी क्या थी? यहाँ पर आप 2 खरीद रहे थे, यहाँ पर 1 ही खरीदा जा रहा था, तो दोनों को मिलाकर के 3 खरीदा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? इसी तरह से सारे पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा बाजार मांग। इसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में चर्चा कर रखी है। कोई भी दिक्कत है तो आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। पैकेज में आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, बहुत सारे लोग डर रहे हैं, भाई 50 घंटे का सिलेबस है, 50 घंटे में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो और 95% मार्क्स हंसते खेलते आ जाएंगे। गलतियां करके नहीं आओगे तो, गलती कर दोगे ज़्यादा, पढ़ा अच्छे से है तो 85 मार्क्स आ जाएंगे। इससे कमाना बनता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या है? उपभोक्ता के बजट प्रतिबंध से क्या आशय है? बजट सेट से क्या अभिप्राय है?
कितना आसान प्रश्न है। ऐसे हम लोग बनाया करते थे। कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे। तो आपको ठीक से दिखा देता हूँ। इसी में क्या होती थी, ऐसी लाइन खींच देते थे, ये आपकी बजट रेखा हो जाती थी। यहाँ पर हम लोग कर देते थे n/p2, यहाँ पर कर देते थे m/p1। ये पहली वस्तु की मात्रा दर्शाता था तब जब कोई इंसान अपनी पूरी की पूरी आय खर्च करते पहली वस्तु पर। m क्या होती थी? आय हुआ करती थी। यहाँ पर कौन सी मात्रा दिख रही है? दूसरी वस्तु को खरीदने में पूरी से पूरी आय खर्च कर दी गई तो इतनी मात्रा खरीद पाएगा। तो ये बजट रेखा है। इस बजट रेखा के अंदर जितने भी सेट मौजूद हैं जिनको खरीदा जा सकता है उन्हीं को बोल देते हैं हम लोग क्या मिला करके? बजट सेट। अच्छा, और ये जो रेखा है, इस रेखा के बाहर का कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी संयोग नहीं खरीदा जा सकता। क्यों? क्योंकि इस बजट रेखा पर बजट खत्म हो जाता है, सैलरी खत्म हो जाती है, आमदनी खत्म हो जाती है। तो इससे ज़्यादा कैसे खरीदोगे? इसके बाहर नहीं खरीदा सकता, इसके अंदर खरीदा जा सकता है। इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं क्या? बजट सेट। और ये आपकी जो लाइन है ये बजट रेखा है, इसी को हम लोग बजट प्रतिबंध कह देते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ है? वस्तुओं की वर्तमान कीमतों तथा अपनी आय के अनुसार। समझ रहे ना, यहाँ पर भी वस्तुओं की कीमतें फिक्स हैं और आदमी की आय निश्चित है। उपभोक्ता ऐसा कोई भी बंडल उसी सीमा तक खरीद सकता है जब तक उस बंडल की कीमत उसकी आय के बराबर या उससे कम रहे। सीधी सी बात है भाई, आपकी आमदनी 1000 रुपये है तो आप 2000 का सामान थोड़ी खरीद लोगे। 1000 तक का ही तो खरीद पाओगे। 800 का खरीद लोगे, 700 का खरीद लोगे, कम का खरीद सकते हो, ज़्यादा का नहीं। इसे ही बजट प्रतिबंध कहा जाता है। बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिन्हें एक उपभोक्ता वर्तमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता है। ठीक, अच्छा, अगला प्रश्न, मांग की लोच को समझाइए। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आएंगे, आप ऐसे मान के चलो ये आएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो आप? मांग की लोच क्या है? मांग की लोच को वास्तव में लिखना चाहिए मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात नहीं करते हैं इसमें। सीधा देखो लिखा हुआ तो वही आपको पढ़ा भी चुका हूँ। सीधा देखो फॉर्मूले में आपको ये दो लाइंस दिख रही हैं। ये क्या होता है? ये निरपेक्ष मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? निरपेक्ष मान। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मॉड। अच्छा, लिखा क्या होता है? प्रतिशत परिवर्तन की बात होती है, प्रतिशत या आनुपातिक। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा मत करके आ जाइएगा कि वस्तु की मांग में परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में परिवर्तन। नहीं, गलत हो जाएगा। वस्तु की मांगे की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। जो आप ये करके आओगे तब आपका उत्तर सही होगा। और इसी को हम लोग क्या कर देते हैं? वैल्यू के टर्म्स में निकाल देते हैं आराम से। देखो यहाँ पर वो क्या रहा है? अगर आपने सीधे सीधे लिखा होता है वस्तु की मांग में परिवर्तन, तो वस्तु की मांग में परिवर्तन क्या हो जाता है? डेल्टा क्यू। और प्राइस में परिवर्तन क्या है? डेल्टा पी। तो क्या ये इलास्टिसिटी है? ये इलास्टिसिटी नहीं है। इलास्टिसिटी क्या होती है? वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू करोगे आप और इस पूरे को भाग दोगे डेल्टा पी अपॉन पी से, और दोनों में 100 का गुणा था तो वो कट जाता है। इसीलिए आपको क्या मिल जाता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, जो यहाँ पर है ऑलरेडी, इसी में आप गुणा कर देते हो आगे पी अपॉन क्यू से। ये मिलाकर के जो है वो आपकी होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। ठीक, बाकी सारी चीजें लिखी हुई है, आप आराम से देख सकते हो।